हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बीच सियासी दलों का धुआंधार प्रचार भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव में मुख्य ऑब्जर्वर की भूमिका में है। सीएम लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। सुल्तानपुर और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए आज सीएम भूपेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ 9 मार्च तक ही यूपी के सीएम रहेंगे। अब बीजेपी का जाना यहां से तय है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा परेशान है, किसान को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा और इसलिए सरकार बदलेगी। साथ ही ये भी कहा कि यूपी में जाति और धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली। सीएम ने लखनऊ में 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल 2 दिन और यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां वो सोमवार को प्रयागराज के करछना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल चुनावी दौरा लगातार कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वो वोट मांग रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आज जनसभा के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा हमला किया और उनका कहना है कि इस बार 9 मार्च तक ही सीएम योगी रहेंगे वहां के और उसके बाद उनका जाना जो है वो तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। इसके पहले भी कई चुनावी सभाओं में साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल भाजपा पर कड़ा हमला कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि भाजपा धर्म और रीति रिवाजों की, जाति और धर्म की राजनीति जो है वो करती रही है और उत्तर प्रदेश में अब जाति और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे में रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में उनका चुनावी दौरा रहेगा। इस दौरान वो कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करेंगे। सुल्तानपुर और लखनऊ में आज उन्होंने प्रचार किया और इसी तरह से आने वाले दिनों में भी कई क्षेत्रों में वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है, उनके नेताओं के जवान लड़खड़ाने लगे हैं। ये तो योगी जी को पहले ही मठ में बिठाने की तैयारी कर चुके हैं। इधर नवा रायपुर किसान आंदोलन को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने किसानों की 8 में से 6 मांगों को मान लिया है। वहीं सभी 6 मांगों से जुड़े आदेश जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इन फैसलों के मुताबिक प्रभावित किसानों को जहां पर बसाहट हो वहीं पर आवासीय पट्टा दिया जाएगा। भू विस्थापितों और भूमिहीनों को भूखंड दिया जाएगा। साथ ही देय वार्षिक की ऑडिट आपत्ति का निराकरण भी होगा। शिक्षित बेरोजगारों को प्राधिकरण की सेवाओं में 60% आरक्षण देने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। गुमटी, चबूतरा, दुकान, लॉटरी के माध्यम से लागत मूल्य पर अब दिए जाएंगे। साथ ही भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंध भी 13 गांव से हटा दिए गए हैं। अब कुल 41 में से 27 गांव को NOC से मुक्त कर दिया गया। सरकार ने इसके बाद किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह भी किया है। हालांकि किसानों का कहना है कि जिन मांगों को लेकर सरकार सहमत हुई है उन पर पिछली सरकार भी सहमति जता चुकी थी। उनकी मांग 4 गुना मुआवजा, बिना शर्त भूखंड आवंटन, वार्षिक भुगतान, पुनर्वास योजना और सभी गांव से जमीनों की खरीदी बिक्री का प्रतिबंध हटाना है। विकल्प चुनना था कि या तो लैंड लो या ये राशि लो, तो सहमति से लगभग 6,464 किसानों में अधिकांश ने सहमति से राशि ले लिया है। किसी ने FIR भी नहीं किया है, किसी ने उस समय कहा भी नहीं कि गलत हो रहा है करके, उन्होंने सहमति से लिया है। अब उसको वो लोग चाहते हैं कि इसको अतिरिक्त भूखंड और अनुग्रह राशि दिया जाए। तो ये 2 जो मांगे उनकी हैं वो मांगे लंबित रहेंगी। सारे मांगों पर जब तक सरकार पुनः विचार न करे, मांगे जो मानी गई हैं उनके द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार
11वीं बैठक और 12वीं बैठक में जो तय मुद्दा है उसी मुद्दा को उनके द्वारा रोकी गई है और आज वर्तमान सरकार के द्वारा रोकी गई है, जिसको उन्होंने पालन करने का भरोसा दिलाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगा, लेकिन बाकी मुद्दों के लिए ये कहूँगा कि आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व की चर्चा देश के दूसरे राज्यों में अब होने लगी है। झारखंड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार इस नीति के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी लेना चाहती है और इसी हफ्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से इस नीति के माध्यम से राजस्व बढ़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये कहना है कि भाजपा कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को अच्छे कामों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार को शराब मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का इस पर कहना है कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति राज्य सरकार की बेहतरीन प्रबंधन क्षमता का नतीजा है। उनका कहना है कि सरकार ने राजस्व प्राप्ति के साथ शराबखोरी को कम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि अब छत्तीसगढ़ में जैसी आबकारी नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट हो और जो शराब की जो कुप्रभाव है वो कम से कम कैसे किया जा सके। शराबबंदी की बात करने वाली भूपेश बघेल जी और उनकी कांग्रेस की सरकार आज दारू का मॉडल छत्तीसगढ़ बनते जा रहा है। इसके पहले कुछ प्रदेश के लोग देखने आए थे, अभी कुछ प्रदेश के लोग देखने आए हैं और क्या छत्तीसगढ़ दारू का मॉडल के रूप में पूरे देश में विख्यात होंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में लोकार्पण समारोह में नगर पंचायत सीएमओ और नगर पंचायत उपाध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। गौठान निर्माण को लेकर शुरू हुई बहसबाजी मारपीट तक जा पहुंची। गनीमत रही कि एसडीएम, तहसीलदार और थानेदार के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। वहीं नगर पंचायत के सीएमओ राजेश कुशवाहा ने यह आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष लगातार नगर पंचायत के अधिकारियों से तमीज से बात नहीं करते। तो वहीं उपाध्यक्ष जयगोपाल अग्रवाल का कहना है कि सीएमओ का व्यवहार सही नहीं है। बता दें कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और सीएमओ फॉरेस्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पर दोनों का विवाद हुआ। सिर्फ प्लास्टिक भरा हुआ है वहाँ पर और वहाँ पर गुठान बनाना चाह रहे हैं और मैं बोला कि भाई वहाँ पर ज़मीन नहीं है गुठान का, आप चलिए हम आपको ज़मीन दिखाते हैं। तो जो है कहने लगे कि हमको जहाँ बोलेंगे हम जहाँ मन करेगा वहाँ बनाएंगे। बात करते हैं सम्मान के लिए, क्या हमें जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ का, हमको कोई सूचना नहीं देता है कब क्या करना है, कब कौन सा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बताता है। तुम बोलने के तात्पर्य उसी आशय पर मेरे को थोड़ा सा आत्मसम्मान में ठेस पहुँचा और तुम बोलने के कारण मैं बोला कि महोदय आप तमीज़ से बात कीजिए। एक बार हमारे इंजीनियर साहब को भी कार्यालय में उनको भी तुम ताम बोल रहे थे और यह दोबारा। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यहां पर लगभग 45,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 16,200 नियमित कर्मचारी हैं। इन श्रमिकों का नेतृत्व करने के लिए यूनियन के नेता अब कर्मचारियों से संपर्क में लगे हैं। वहीं अब संयंत्र कर्मचारियों के वेज रिवीजन का मुद्दा समाप्त होने के बाद अब संगठन नए मुद्दे लेकर कर्मचारियों के बीच पहुंचेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में कर्मचारी यूनियन के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इधर सेंट्रल लेबर कमीशन ने भी बीएसपी को जल्द ही चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस समर्थित इंटेक यूनियन ने चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद अब स्टील एम्प्लॉयज यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, इस्पात श्रमिक मंच, इंटेक यूनियन इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। मार्च क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर रहता है और बच्चों का एग्ज़ाम, कॉलेज का एग्ज़ाम, ये सब रहता, तो संभावित है कि मार्च आखिरी या आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारा आईडी एक्ट का चुनाव हो। एचएमएस यूनियन एक प्रबल दावेदार रहेगी क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों ने इंटक और C2 दोनों को देखा है और एचएमएस के अभी तक के प्रयास को देखा है और सराहा है।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस तरह छत्तीसगढ़ में लगभग 3 वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाकर 61 किए गए लघु वनोपजों में महुआ फूल, कोदो, कुटकी, रागी, अमचूर को शामिल किया गया है। देश का 74% लघु वनोपज हम खरीदते हैं। अब पहले 52 था, अब 61 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी हम लोग करेंगे। इसके अलावा तेंदुपत्ता का 13 लाख संग्राहक हैं जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं और भारत सरकार की तरफ से लघु वनोपज के संग्रहण में हमको 13 पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की मदद से महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनी हैं। राजनांदगांव में स्वच्छता समूह की महिलाएं गोबर से ऑर्गेनिक धूप और मच्छर अगरबत्ती तैयार कर रही हैं। और इतना ही नहीं, धूप अगरबत्ती के अलावा महिलाएं दिया, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, गोबर की लकड़ी, कंडा और गोबर का गमला भी यहां बनाती हैं, जिससे समूह के सैकड़ों महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला बल्कि वे सशक्त भी बन रही हैं। खास बात यह है कि इन सामानों को बेचने के लिए उन्हें बाजार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। नगर निगम के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इसे बेचा जा रहा है। इसके अलावा SLRM सेंटर पर भी लोग इसे खरीदने के लिए पहुंचते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले वो कचरा इकट्ठा करने का काम करती थी, मगर अब साथ में गोबर से सामान बनाना भी उन्होंने शुरू किया, जिससे उन्हें ज्यादा आमदनी हो रही है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि आने वाले समय में और बेहतर उत्पाद तैयार करने की योजना भी बनाई गई है। हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, हम कई प्रकार के विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। इसी में से एक है धूप, सुगंधित धूप और मच्छर प्रतिरोधी धूप हम बना रहे हैं। स्वच्छता दीदियाँ इसमें दिन रात लगी हुई हैं। चंदन के एसेंस वाला सुगंधित धूप अभी बन रहा है और नीलगिरी ऑयल, नीम के पाउडर इत्यादि से मिला के मच्छर प्रतिरोधी धूप बन रहा है, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। उसका रिजल्ट अच्छा है। रायपुर में बिना मास्क के लोगों पर की जा रही चालानी कार्रवाई पर रायपुर नगर निगम दोहरा रवैया अपना रहा है। एक तरफ सड़क में पैदल और दोपहिया वाहनों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 200 रुपए चालान वसूला जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर महिला समूह के साथ सड़क पर आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति भी बन रही है, मगर खुद नगर निगम के जिम्मेदार इसका पालन नहीं कर रहे। नगर निगम की बैठकों में बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारी भी बिना मास्क के शामिल हो रहे हैं, जो कि आम लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देते नजर आते हैं। मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अब आम लोगों से वसूली बंद होनी चाहिए। पहले सभी जिम्मेदार इस नियम का खुद पालन करें। वहीं महापौर का इस पूरे मामले में कहना है कि लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कार्रवाई जरूरी है। निगम की तरफ से भी राजनीतिक कार्यक्रम और बैठकों में गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। पॉलिटिकल आयोजन के अलावा भी जो अपना व्यक्तिगत आयोजन हो रहा है उसमें भी मास्क नहीं लगाया जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो चौक चौराहा पे मास्क के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही है, हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। ये तो सबको नियम का पालन कोरोना का तो करना ही चाहिए। अब उसमें अगर हम टाइट नहीं होंगे तो भी फिर आप लोग बोलते हो कि सब लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं। जांजगीर चांपा के बिर्रा क्षेत्र के सिलादेही गांव में राजस्व दस्तावेजों में जीवित महिला को मृत घोषित कर मुआवजा हड़पने का एक मामला सामने आया। साजिश की शिकार वृद्ध महिला ने अपने जीवित होने का प्रमाण देने खुद एसपी कार्यालय पहुंची और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 72 वर्षीय खेकबाई साहू ने जांजगीर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेकबाई ने यह बताया कि उसके नाम पर सिलादेही में जमीन है और वो अपने पिता की इकलौती संतान है, जिसकी वजह से मायके की अकेली वारिस भी है। उसके पिता उदय राम की जमीन मोजरवेयर पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई है। बता दें कि इसका मुआवजा 6 जुलाई 2011 को 11,81,744 रुपए स्वीकृत हुआ था, लेकिन साजिश के तहत गांव के ही उसराम यादव, दौलतराम यादव, गंगाराम ने तत्कालीन पटवारी रेशमलाल चंद्रा और भूतपूर्व सरपंच रामखिलावन तिवारी, होरीलाल कलार, जनपद सदस्य घनश्याम पटेल और कोटवार आगरदास के साथ मिली भगत कर बुजुर्ग के मृत होने का आदेश करा लिया और अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाकर मुआवजा राशि हड़प ली। एसपी ने बुजुर्ग को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो मर गए का निकाले 12 लाख ला ना, सब मिल के निकाले। शिकायत करे आए, हाँ पैसा मिलना चाहिए। तो हम उनके जो गांव में जमीन है पावर प्लांट में पड़े रही से, तो गांव के दलाल मन
पूरा हेर फेर करके अपन निकाल ले हैं। तो हमन एसपी कार्यालय में पहुँचे हैं आज, हमन ऊपर उचित कार्रवाई करी और हमन के मुआवजा राशि ला दिलाए के कोशिश करी। उनको मृत बताकर जो उनकी ज़मीन है उसको अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में हेर फेर कर मुआवजा राशि को हड़पने के संबंध में इसकी जांच हेतु भेजा गया है। जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रायपुर कलेक्ट्रेट के पीछे करोड़ों की लागत से तैयार ऑक्सीजोन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने लगभग 1 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑक्सीजोन के प्रवेश द्वार वाले हिस्से के सौंदर्यीकरण में तोड़फोड़ की है। असामाजिक तत्वों ने यहां लगाए गए पत्थरों के 25 से ज्यादा खंभों को भी गिराकर तोड़ दिया है। इसके साथ ही पत्थर से बनी दूसरी कलाकृतियों को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा का दावा करने वाले अधिकारी अब तक दोषियों का पता भी नहीं लगा पाए हैं। वहीं ना तो वन विभाग, ना नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन की ओर से थाने में इसकी कोई भी शिकायत की गई। महापौर ने कहा है कि दोषियों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा नहीं की जा रही। वो भ्रष्टाचार के आरोप में वो कार्य होता है, उसके बाद फिर उसी कार्य के लिए आप मरम्मत के नाम से फिर से एक बार उसका रीटेंडर करेंगे या टेंडर निकालेंगे, उसमें भी आपको पैसा खाने की गुंजाइश मिलती है। यही कारण हो सकता है कि लोग जानबूझकर, जो जिम्मेदार लोग हैं, लोग जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई से अनदेखा करें। इधर दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हुआ है। दरअसल बुरगुम के जंगल में नक्सलियों के जमवाड़े की सूचना पर डीआरजी जवान पहुंचे, जहां पर नक्सलियों की फायरिंग पर जवानों ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के बाद मौके से 5 लाख के इनामी और एरिया कमांडर अर्जुन सोरी का शव बरामद हुआ। मौके से एक पिस्टल, टिफिन बम समेत दूसरे सामानों की भी बरामदगी हुई है। वर्तमान में 13 नक्सल अपराध दर्ज हैं। कई अन्य माओवादियों की भी घटना में घायल होने की सूचना में मिल रही है, परंतु अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग चले गए हैं। मौके से एक देसी कट्टा, एक 5 किलोग्राम का टिफिन बम एवं अन्य नक्सली सामान भी मिला है। छत्तीसगढ़ में आज फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 यात्री घायल हुए हैं। पहली घटना जगदलपुर के नेशनल हाईवे 30 की है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं मृतकों में 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हादसे की जानकारी मिलने पर डायल 112 की टीम और बस्तर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। इधर जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र में एक बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। पावर पैक नाम के कंपनी के केमिकल टैंक में आग लगी। फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है, लेकिन अंदर लाखों रुपए का केमिकल रखा गया था। आग की सूचना पर बीएसपी का फायर ब्रिगेड अमला पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जगदलपुर के महादेव घाट में कार रिपेयरिंग शॉप में आग लगने से हड़कंप मचा। दुकान के नजदीक बने घरों में दहशत का माहौल रहा। तो वहीं दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो 2 जगहों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भिलाई और जगदलपुर 2 जगहों पर आज आगजनी की घटना हुई है। एक जगह एक केमिकल फैक्ट्री जो सालों से बंद पड़ी है, उस फैक्ट्री में आग लगी है। दूसरी ओर रिपेयरिंग के लिए रखी गाड़ियों के एक गैरेज में भी जगदलपुर में आग लगी है। हालांकि अब तक किन कारणों से आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि जगदलपुर में इस रिपेयरिंग गैरेज में रखी गाड़ियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के मरवाही में एक बार फिर से हाथियों का उत्पात देखने को मिला है, जहां पर कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज से 43 हाथियों के एक दल ने
विचरण करते हुए मरवाही वनमंडल की सीमा में दस्तक दी है, जिनमें से 2 हाथियों ने सेमरदर्री गांव के जंगल में स्थित 2 ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं केले की फसल और घर में रखे धान को भी चट कर गए। दूसरी तरफ मरवाही वनमंडल से सटे अचानकमार टाइगर रिजर्व के लमनी रेंज में भी 18 हाथियों का दूसरा दल मौजूद है, बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अलग ही महत्व रखती है। छत्तीसगढ़ की भाषा आकर्षक होने के साथ साथ दूसरों पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ती है और इसकी बानगी बिलासपुर के रतनपुर के घूटा घाट पर्यटन स्थल पर देखने को मिली, जहां पर केन्या से घूमने के लिए आई एक पर्यटक को छत्तीसगढ़ी भाषा इतनी आकर्षक लगी कि उसने अपने छत्तीसगढ़िया मित्रों के साथ छत्तीसगढ़ी में बातचीत करने की कोशिश की। अब इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। सब खातों का थे जय जोहार सन बड़ी हो और बताओ सब बने भाइयों और बहनों Hi, you my brothers and sisters. जय जोहार। जोहार का ठीक है बढ़िया बासी खाता सब खातों का थे ऐसे मैं सब खातों मैं सब खातों। अब तैयार मत जावे। She's saying please don't go from here. No, I'm here to stay. I'm living here now. You'll give me a husband. So you're going to give me. और इसी वायरल वीडियो के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।